जर्मनी एपीएस पोर्टल मेंटेनेंस। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि ये जर्मनी की न्यू अपडेशंस हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स। तो ऐसा है कि जो एपीएस का पोर्टल है वो अंडर मेंटेनेंस है। 1 मई से लेकर 10 मई तक ये अंडर मेंटेनेंस रहेगा। टिल 10 मई तक आप अपना एपीएस नहीं अप्लाई कर पाएंगे। बट एपीएस वालों ने साथ में ये भी बताया है कि ये उन्होंने मैक्सिमम टाइम दिया है मेंटेनेंस का टिल 10 मई। अगर ये मेंटेनेंस जल्दी कंप्लीट होती है तो वो जल्दी भी इस पोर्टल को मतलब ऑनलाइन कर देंगे। तो मीन्स अभी अगर आपने अपना एपीएस अप्लाई करना है तो आपको 10 मई के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हम लोगों ने तो ऑलरेडी एपीएस अप्लाई किया हुआ है, तो क्या इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा? या हमें भी एपीएस का जो कंफर्मेशन है आफ्टर 10 मई के बाद ही कुछ आएगा? ऐसा है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपना एपीएस अप्लाई कर दिया हुआ है तो उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। उनका एपीएस अगर वेरीफाई हो चुका है तो इमीडिएटली उनकी ईमेल के ऊपर आ सकता है। तो वो अपना जो ईमेल है रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहें। तो क्राउन इमिग्रेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जर्मनी में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ की देयर इज़ नो एनी ट्यूशन फीस, वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए भेजती है। चाहे वो बैचलर है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है कि जर्मन जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हायर स्टडीज़ प्रोवाइड करती हैं। चाहे आपने वहाँ पर बैचलर, चाहे मास्टर, चाहे आपने पीएचडी करने के लिए जाना है। तो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है कि हमारे जो मैक्सिमम कंसल्टेंट है 80 से 90% बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। तो बाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के क्या ड्रॉबैक्स हैं? एक तो आपको यूके बेस्ड जो डिग्री मिलेगी, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले डेनमार्क के जो न्यू रूल्स आए हैं जिन्होंने पढ़ने के लिए जाना है, तो वहाँ पर भी डेनमार्क बेस्ड डिग्री और यूके बेस्ड डिग्री में क्या फ़र्क है। तो अभी अगर आप डेनमार्क में पढ़ने के लिए जाते हैं और यूके बेस्ड डिग्री लेते हैं, वहाँ जाने के बाद ना आपको पार्ट टाइम वर्किंग अलो है, ना आप अपनी स्पाउस को साथ में अकम्पनी कर पाएंगे, ना आपको पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो एक तो ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। वो कितनी है? 7-8 हज़ार यूरो से लेकर 20-20 हज़ार यूरो की है। तो वहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को ये बताकर डिक्लाइन कर देते हैं, उनका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं कि जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गूगल करें वहाँ की लिस्ट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंग्लिश टॉट बैचलर, मास्टर, पीएचडी प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो अभी अप्लाई करने के लिए बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है कि आपकी बैचलर के लिए 13 साल की स्टडी होना ज़रूरी है। अगर आपने 13 साल की स्टडी की है तो आपको डायरेक्टली इंग्लिश टॉट बैचलर में एडमिशन मिलेगा वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जिसकी कोई भी फीस नहीं है। तो दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स कौन से हैं, एनसी प्रोग्राम कौन से हैं, नॉन एनसी प्रोग्राम्स कौन से हैं, एपीएस में आपका असेसमेंट क्या लिखकर आया है उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर असिस्ट के थ्रू जब आपने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो कहाँ पर एप्लीकेशन 75 यूरो लगेगी, कहाँ पर 35 यूरो लगेगी, कहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, ये कौन बताएगा? जिसने जर्मनी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजा है। तो अगर जर्मनी में आपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं। मैं ये नहीं कहता कि जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेरे पास ही आए। आप जस्ट उन प्ले लिस्टों से फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। उन वीडियोस को जरूर वॉच करें। वॉच करने के बाद डिसीजन लें कि आपने जो अपना केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें, उसको जर्मनी से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो देन गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। तो जर्मनी में बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये मोटिवेशंस देकर भी कहते हैं कि हम आपके स्पाउस को भी साथ में भिजवा देंगे, या आफ्टर सम टाइम भिजवा देंगे। वो भी बड़ा बिग प्रॉब्लम है। तो अगर आपने जर्मनी में स्पाउस के साथ जाना है तो मेरा कांटा है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जर्मनी में स्पाउस का वीज़ा लेने के लिए देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। आपको A1 सीखनी पड़ेगी, स्पाउस को ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, 1 साल के बाद अप्लाई करना पड़ेगा।
आपके स्टूडेंट का वीज़ा भी वहाँ पर एटलीस्ट सफिशेंट ड्यूरेशन का वैलिड होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो स्टक हुए पड़े हैं, जिन्होंने अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई किया है। तो जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल्स भी मुझे देखने को मिली हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस वॉच करने के बाद हमें कॉन्टैक्ट किया है, जिनकी एलिजिबिलिटी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बनती थी, जिनको वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाला है, उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल भी देखने को मिला है। वीज़ा रिफ्यूज़ल के रीजंस क्या हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो बच्चों की प्रोफाइल भी अप्रोप्रिएट नहीं है विद प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वीज़ा मिलता नहीं है। तो वीज़ा सक्सेस रेट जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का उन्हीं बच्चों का आ सकता है जिनकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। तो अप्रोप्रिएट प्रोफाइल जिसके 75% हैं, आइल्स में 6.5 बैंड हैं, तो उनके आने के चांसेस हैं। तो मेरे पास ऐसे बच्चों के भी वीज़ा रिफ्यूज़ल्स देखने को मिले हैं जिनके 90% नंबर हैं। तो प्रोग्राम उनको लेकर दिया है बैचलर की डिग्री वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, फाउंडेशन प्रोग्राम वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको रिफ्यूज़ल देखने को कोई भी मिली है। तो अगर आपका एम जर्मनी में हायर स्टडीज़ का है तो आप क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन भी ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।